नमस्कार भाई सभी को। आपका अपने यूट्यूब चैनल राकेश विजन पर एक बार फिर से स्वागत है। और पिछली वीडियो में हम न्यायपालिका को पढ़ रहे थे और इसमें न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति ये वाला टॉपिक हो चुका था। यहाँ नोट है, 1967 में सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ मामले में घोषणा की कि संसद मूल अधिकारों को किसी भी तरह कम नहीं कर सकती है। इसी संदर्भ में संपत्ति के मूल अधिकार के अतिक्रमण के आधार पर न्यायपालिका ने बैंक राष्ट्रीयकरण अध्यादेश जारी को रद्द कर दिया। 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद वाद का निर्णय देते हुए कहा कि संसद मूल अधिकारों में तो संशोधन कर सकती है, किंतु संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। 1980 में मिनर्वा मिल्स मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि न्यायिक पुनर्विलोकन सामान्य स्थितियों में मूल ढांचे का हिस्सा है। नेक्स्ट है जनहित वाद या लोकहित वाद। संविधान लागू होने के शुरुआती वर्षों में न्यायालय ने सामान्यतः यही निर्धारित किया कि अनुच्छेद 32 के तहत न्यायालय के समक्ष वही व्यक्ति प्रार्थना कर सकता है जिसके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ हो। इस पारंपरिक नियम को सुनवाई का अधिकार या अधिकारिता कहते हैं। इस नियम का नुकसान यह है कि आर्थिक रूप से संपन्न तथा कानून की पर्याप्त जानकारी रखने वाले व्यक्ति तो अपने मौलिक अधिकारों का संरक्षण आसानी से कर पाते हैं, किंतु गरीब, निरक्षर और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए अपने अधिकारों का संरक्षण करना प्राय असंभव हो जाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने 1980 के दशक में लोकहित वादों को प्रोत्साहित करने के लिए परंपरागत न्यायिक प्रक्रिया के कई नियमों को बदल दिया या सरल कर दिया। नियमों में हुए ऐसे परिवर्तन इस प्रकार हैं। परंपरागत व्यवस्था यह थी कि मुकदमा केवल वही व्यक्ति कर सकता है जिसे कोई स्थिति पहुंची हो। इसे सुनवाई का नियम या आधिकारिकता कहा जाता है। न्यायपालिका ने इस नियम को बदलकर यह सिद्धांत स्वीकार किया कि कोई भी व्यक्ति या संस्था सामाजिक हित से जुड़े मामलों को न्यायालय में उठाने के लिए अर्ह है। परंपरागत न्याय प्रक्रिया की दूसरी शर्त यह थी कि पीड़ित व्यक्ति को स्वयं प्रमाण जुटाकर सिद्ध करना होता था कि उसका उत्पीड़न किया गया हो। इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने एक नई कार्यविधि यह अपनाई थी कि यदि पीड़ित व्यक्ति प्रमाण जुटाने में समर्थ नहीं है तो न्यायालय आगे बढ़कर उसकी सहायता करे। उदाहरण के लिए बंधवा मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ 1984 मामले में ऐसा किया गया। परंपरागत न्यायिक प्रणाली की तीसरी व्यवस्था यह थी कि न्यायालय में याचिका दायर करने के लिए निर्धारित प्रारूप तथा औपचारिकताओं को पूरा करना जरूरी होता था। सर्वोच्च न्यायालय ने इस नियम को बदलकर न्याय प्राप्त करना एकदम आसान बना दिया। मुख्य न्यायाधीश P.N. भगवती ने यहाँ तक घोषित किया कि किसी पीड़ित व्यक्ति द्वारा भेजा गया पोस्टकार्ड भी याचिका के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। भारत में जनहित या लोकहित का जनक पूर्व मुख्य न्यायाधीश P.N. भगवती को माना जाता है। नेक्स्ट है न्यायिक प्रक्रिया का चौथा नियम यह था कि न्यायालय किसी भी मामले में तब तक संज्ञान नहीं लेगा जब तक वह मामला औपचारिक रूप से उसके सामने न लाया जाए। न्यायपालिका ने इस नियम को भी शिथिल कर दिया और व्यवस्था दी कि न्यायालय स्वयं भी मीडिया की रिपोर्टों आदि के आधार पर किसी मामले में संज्ञान ले सकता है। लोकहितवादों के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण मामले। पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ 1981 का मामला लोकहितवादों के विकास की दृष्टि से एक मील का पत्थर है।
इस मामले में PUDR अर्थात पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स नामक संस्था ने सर्वोच्च न्यायालय को पत्र लिखकर सूचित किया कि एशियाई खेलों से जुड़ी योजनाओं में काम करने वाले श्रमिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। न्यायालय ने इस पत्र को ही अनुच्छेद 32 के तहत अंतर्गत याचिका के दौर पर स्वीकार किया और मामले की सुनवाई के बाद श्रमिकों के शोषण को रोकने से संबंधित आदेश जारी किया था। लोकहितवादों का योगदान। न्यायालय ने जनहित याचिकाओं के माध्यम से कई वंचित वर्गों का संकट दूर किया, जिसमें बलात्कार से पीड़ित महिलाएं, जेलों में बंद बच्चे, बंधुआ मजदूर, पर्यावरण प्रदूषण से त्रस्त नागरिक, जेल में पुलिस के शोषण से परेशान बंदी तथा फुटपाथ पर फेरी लगाने वाले शामिल हैं। आरंभिक चरण में न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की मौलिक व्याख्याओं के माध्यम से लोकहितवादों में गरीबों और वंचितों के पक्ष में सकारात्मक निर्णय दिए। आगे चलकर पर्यावरण और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे भी लोकहितवादों के माध्यम से स्वीकार किए जाने लगे थे। लोकहितवादों से जुड़ी सावधानियां क्या थी? न्यायालय ने इस बात का भी ध्यान रखा है कि जनहित याचिका या लोकहितवाद का सहारा लेकर कोई व्यक्ति निजी स्वार्थों की पूर्ति न कर सके। जिन मामलों में देखा गया है कि याचिकाकर्ता व्यक्तिगत लाभ या प्रचार अथवा किसी के प्रति द्वेष से भरकर जनहित याचिका का दुरुपयोग कर रहा है, उनमें न्यायालय ने न सिर्फ याचिकाओं को खारिज किया, बल्कि कुछ मामलों में तो याचिकाकर्ताओं पर नकद जुर्माना भी लगाया है। न्यायिक सक्रियता का सामान्य अर्थ उस स्थिति से है जिसमें न्यायपालिका अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकलकर कार्यपालिका, कभी कभी विधायिका के क्षेत्र में दखल देने लगती है। संविधान के लागू होने के तुरंत बाद ही यह तनाव शुरू हो गया था कि संसद की शक्तियां कहां तक जाती है और न्यायपालिका किस सीमा तक उन पर प्रतिबंध लगा सकती है। इसका प्रमाण है कि पहले संविधान संशोधन 1951 में ही 9वीं अनुसूची को संविधान में इसलिए शामिल किया गया था ताकि न्यायालय कुछ मामलों पर न्यायिक पुनर्विलोकन न कर सके। यह तनाव श्रीमती इंदिरा गांधी के शासनकाल में चरम स्तर पर पहुंच गया था, जब उन्होंने विभिन्न संविधान संशोधनों जैसे 17वें, 24वें, 25वें, 39वें तथा 42वें के माध्यम से न्यायपालिका की शक्तियों को कम करना चाहा, जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न मामलों जैसे गोलकनाथ 1967, केशवानंद भारती 1973 और मिनर्वा मिल्स 1980 तथा वामन राव 1981 में उनकी लगभग हर ऐसी कोशिश को असंवैधानिक घोषित कर दिया। भारत में न्यायिक सक्रियता के अंतर्गत न्यायपालिका के निम्नलिखित कदमों को शामिल किया जाता है। संविधान की मौलिक व्याख्याएं इस प्रकार करना है कि संविधान का अर्थ बदल जाए और विधायिका तथा कार्यपालिका इस नए अर्थ के अनुसार कार्य करने को बाध्य हो जाए। उदाहरण के लिए अनुच्छेद 21 में दी गई शब्दावली विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की जैसी व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय ने मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 मामले में कि वह इस दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती है। इस प्रकार अनुच्छेद 21 में दिए गए प्राण के अधिकार के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा, आजीविका, एकात्मता जैसे अधिसंख्य अधिकारों को शामिल कर देना भी एक अर्थ में न्यायिक सक्रियता का उदाहरण बन गया। न्यायिक सक्रियता का दूसरा उदाहरण उन मामलों में दिखता है जिनमें न्यायपालिका ने सीधे कार्यपालिका के कार्य क्षेत्र में दखल देते हुए महत्वपूर्ण मामलों पर नीति निर्देश दिए। उदाहरण के लिए MC मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य 1996 मामले में न्यायालय ने बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए, तो विशाखा बनाम राजस्थान राज्य 1997 मामले में कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए।
न्यायिक सक्रियता का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण जनहित याचिकाओं का लोकहित वादों को स्वीकार करना है। अन्य अन्य शक्तियाँ व अधिकारिता। उपर्युक्त शक्तियों के अलावा सर्वोच्च न्यायालय के पास अन्य बहुत सारी शक्तियाँ भी है जो संविधान या कुछ अधिनियमों द्वारा दी गई है। अनुच्छेद 137 सर्वोच्च न्यायालय को यह शक्ति देता है कि वह अपने निर्णयों या आदेशों पर पुनर्विचार कर उन्हें बदल सकता है। जिन याचिकाओं के तहत सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णयों का पुनर्विलोकन करता है उन्हें पुनर्विचार याचिका कहते हैं। ऐसी याचिकाएं निर्णय के 30 दिनों के भीतर ही दी जा सकती है। यह बिना मौखिक तर्कों के सिर्फ लिखित कागजातों के आधार उन्हीं न्यायाधीशों के समक्ष जिन्होंने निर्णय दिया था प्रस्तुत की जाती है। उपचारात्मक याचिका। इसे दोषाहरी याचिका या उपचारात्मक याचिका के नाम से जाना जाता है। यह विगत वर्षों में प्रचलित हुई एक नवीन अवधारणा है। इसका प्रयोग पुनर्विचार याचिका के खारिज होने के बाद पीड़ित पक्ष द्वारा किसी अति गंभीर आधार पर किया जाता है। यदि सर्वोच्च न्यायालय का कोई वरिष्ठतम अधिवक्ता इस याचिका की गंभीरता की पुष्टि करता है तो उपचारात्मक याचिका स्वीकार की जानी चाहिए। पुष्टि के पश्चात इस याचिका को एक ऐसे पैनल को भेज दिया जाता है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के 3 वरिष्ठतम न्यायाधीश सहित उक्त मामले में निर्णय सुनाने वाले न्यायाधीश भी शामिल होते हैं। अनुच्छेद 139 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को यह शक्ति दी गई है कि यदि किसी मामले में विधि का सारवान प्रश्न नहीं तो और उससे जुड़े मामले अलग अलग उच्च न्यायालय में चल रहे हो तो वह उन सभी मामलों को अपने पास मंगवा कर निपटा सकता है। ऐसा वह महान्यायवादी के निवेदन पर भी कर सकता है और स्व प्रेरणा से भी। अनुच्छेद 141 में यह प्रावधान है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होगी। अनुच्छेद 105 में कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ऐसी डिक्री पारित कर सकेगा अथवा ऐसा आदेश दे सकेगा जो उसके समक्ष किसी वाद अथवा विषय में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक हो। इसी अनुच्छेद के अधीन दूसरी शक्ति यह है कि सर्वोच्च न्यायालय एक उच्च न्यायालय के मामले को दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 145 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को यह शक्ति है कि वह अपनी प्रक्रिया से संबंधित नियम बना सकता है, परंतु ये नियम राष्ट्रपति के अनुमोदन से ही बनाए जा सकते हैं एवं ये नियम संसद द्वारा निर्मित विधियों के विरुद्ध नहीं होने चाहिए। अनुच्छेद 145(4) के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्येक निर्णय खुले न्यायालय में ही सुनाया जाएगा अन्यथा नहीं सुनाया जाएगा, अर्थात मामले की सुनवाई बंद कमरे में नहीं हो सकती है। सर्वोच्च न्यायालय को देश के सभी न्यायालयों, पंचायतों आदि का न्यायिक अधिशरण करने की शक्ति दी गई है। संविधान के अनुच्छेद 13, 132 तथा 133 आदि अनुच्छेदों से सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या का अंतिम तथा पूर्ण अधिकार प्राप्त होता है। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों को निपटाने की शक्ति सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय के पास होती है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्यों के आचरण की जांच राष्ट्रपति के निवेदन पर सर्वोच्च न्यायालय ही करता है। सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों में वृद्धि। अनुच्छेद 138 के अनुसार संसद संघ सूची के विषयों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय को अतिरिक्त अधिकारिता देने के लिए विधि पारित कर सकती है। अनुच्छेद 139 के अंतर्गत संसद यह शक्ति रखती है कि वह सर्वोच्च न्यायालय की रीट अधिकारिता का विचार कर सके। अनुच्छेद 140 में यह प्रावधान है कि संसद विधि द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को ऐसी आनुषंगिक शक्तियाँ दे सकती है जो सर्वोच्च न्यायालय को दी गई शक्तियों तथा अधिकारिताओं को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक हो। अनुच्छेद 134(2) के तहत संसद आपराधिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता बढ़ा सकती है।
संसद द्वारा इसका प्रयोग 1970 में अपीलीय अधिकारिकता के अंतर्गत किया जा चुका है। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता। विधि के शासन को समुचित तरीके से चलाने के लिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता बहुत महत्वपूर्ण होती है। ऐसी कुछ स्वतंत्रता को हम निम्नलिखित प्रावधानों के माध्यम से समझ सकते हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति। पहले वर्तमान समय में न्यायाधीशों की नियुक्ति एक मंडल द्वारा होती है, जिसके सभी 5 सदस्य न्यायाधीश होते हैं, अर्थात कार्यपालिका का हस्तक्षेप न के बराबर होता है। नेक्स्ट है कार्यकाल की सुरक्षा। न्यायाधीशों को 65 वर्ष तक कार्य करने की सुरक्षा दी गई है, जिसे कार्यपालिका या विधायिका नहीं छीन सकती है। इन्हें इनके पद से हटाने का एकमात्र तरीका साबित कदाचार के आधार पर संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत से हटाया जाना है, जो कि अत्यंत कठिन है। नंबर 3 है वेतन आदि की सुरक्षा। सर्वोच्च न्यायालय के वेतन तथा न्यायालय के सभी प्रशासनिक खर्चों को अनुच्छेद 146 के तहत भारत की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित किया गया है। अवमानना पर दंड देने की शक्ति। अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 121 यह प्रावधान करता है कि न्यायालय द्वारा अपने कार्य के निर्वहन के संदर्भ में किए गए आचरण पर संसद में बहस नहीं की जाएगी और इसमें महाभियोग की प्रक्रिया को छोड़कर रही है। अधिकारिता में कटौती नहीं। संसद को अनुच्छेद 138, 139 तथा 134(2) के तहत सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिकता को बढ़ाने की शक्ति तो दी गई है, किंतु कम करने की नहीं दी गई है। न्यायिक कार्य सिर्फ न्यायपालिका द्वारा किया जाता है, जिससे उसे कार्यात्मक स्वतंत्रता प्राप्त होती है। अनुच्छेद 146 के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश को शक्ति दी गई है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों व सेवकों की नियुक्ति कर सके। हालांकि न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति के बाद वकालत पर रोक लगाई गई। इसका उद्देश्य यह है कि न्यायाधीश निर्णय देते समय लोभ से बचे रहे। नोट है सेवानिवृत्ति के बाद न्यायाधीशों को वकालत करने से तो रोका गया, किंतु राजनीतिक पदों या आयोगों से जुड़ी नियुक्तियों को स्वीकार करने से नहीं रोका गया है। नेक्स्ट है फौजदारी और दीवानी कानून। यह ऐसी क्रियाओं से संबंधित है। सबसे पहले है आपराधिक या फौजदारी कानून। यह ऐसी क्रियाओं से संबंधित है जिन्हें कानून में अपराध माना गया, जैसे चोरी, हत्या, दहेज, उत्पीड़न आदि। इसमें FIR दर्ज कराने के बाद पुलिस जांच कर अदालत में केस फाइल करती है। अपराधी के दोषी पाए जाने पर जेल या जुर्माना या दोनों लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है दीवानी या सिविल कानून। इसका संबंध व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन से है, जैसे जमीन विवाद, वस्तुओं की खरीदारी, किराया, तलाक आदि। प्रभावित पक्ष न्यायालय में एक याचिका दायर करता है। किराए से संबंधित मामले में मकान मालिक किराएदार पर अथवा किराएदार मकान मालिक पर मुकदमा दर्ज करा सकता है। इसमें अदालत द्वारा उचित राहत की व्यवस्था की जाती है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है समनीय अपराध। इस प्रकार के मामलों को दोनों पक्षों के आपसी समझौते से निपटाने की छूट होती है। नेक्स्ट है असमनीय अपराध। इस प्रकार के मामलों में दोनों पक्ष कोई समझौता नहीं कर सकते और न ही इसमें अभियुक्त को शिकायत वापस लेने का अधिकार होता है। असंज्ञेय अपराध। इस प्रकार के अपराध के लिए बिना वारंट के अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। संज्ञेय अपराध है। इस प्रकार के अपराध में कार्रवाई के संचालन के लिए पुलिस को न्यायाधीश की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है।
नेक्स्ट है राज्य न्यायपालिका। उच्च न्यायालय है। भारतीय संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 214 से 231 तक राज्यों के उच्च न्यायालय के बारे में प्रावधान किया गया है। ध्यातव्य हो कि अनुच्छेद 232 को 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा निरस्त किया गया है। किसी राज्य के भीतर न्यायपालिका के शीर्ष पर स्थित न्यायालय को उच्च न्यायालय कहते हैं। उच्च न्यायालय का गठन। संविधान के अनुच्छेद 216 में प्रावधान है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति और ऐसे न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझे। अनुच्छेद 224 में कहा गया है कि आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त न्यायाधीशों तथा कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकेगी। नोट है, संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या का कोई प्रावधान नहीं है। न्यायाधीशों की संख्या का कोई प्रावधान नहीं है संविधान में, और यह राष्ट्रपति के विवेक पर छोड़ दिया गया है। उच्च न्यायालयों की संख्या। वर्तमान में राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए कुल 25 उच्च न्यायालय है। उल्लेखनीय है कि 2014 में आंध्र प्रदेश के विभाजन के पश्चात हैदराबाद स्थित न्यायालय से ही आंध्र प्रदेश व तेलंगाना का उच्च न्यायालय संचालित हो रहा था, परंतु 1 जनवरी 2019 से दोनों राज्यों के उच्च न्यायालय का अलग अलग करते हुए अमरावती में 25वें उच्च न्यायालय के रूप में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय स्थापित किया गया। निम्नलिखित 7 ऐसे उच्च न्यायालय हैं जो 2 या 2 से अधिक राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की अधिकारिता का निर्वाह करते हैं। फर्स्ट है गुवाहाटी उच्च न्यायालय। असम में इसमें नागालैंड है और अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम है। पंजाब और हरियाणा में पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा। बम्बई उच्च न्यायालय में औरंगाबाद, नागपुर, पणजी खंडपीठ, गोवा, महाराष्ट्र, दादरा एवं नगर हवेली, दमन व दीव। जम्मू और कश्मीर में जम्मू और श्रीनगर। जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, ये लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है। और कोलकाता में मुख्य पीठ कोलकाता। पश्चिमी बंगाल, अंडमान निकोबार। केरल में केरल, लक्षद्वीप समूह। और मद्रास में पुदुचेरी और तमिलनाडु। नेक्स्ट है नोट। संघ राज्य क्षेत्रों में दिल्ली एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जिसका अपना स्वतंत्र उच्च न्यायालय है। शेष सभी संघ राज्य क्षेत्र अपने निकटवर्ती उच्च न्यायालय की आधिकारिकता में आते हैं। नेक्स्ट, न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 217(2) के अनुसार वह व्यक्ति न्यायाधीश बन सकता है जो भारत का नागरिक हो, भारतीय राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद पर धारण कर चुका हो, या कम से कम 10 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का अधिवक्ता रहा हो। तो आज के लिए इतना ही भाई। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय।